नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके मंच द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। बहुत ही अच्छा सेगमेंट, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन भी आपको पसंद आएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो या UP PCS की हो या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का जो विषय है वो क्या कहता है। आज का जो विषय है प्यारे दोस्तों वो है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे भारत में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली फसलें समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की स्थलकृति, मिट्टी, जलवायु, भरपूर धूप और लंबे समय, बात समझिए दोस्तों, लंबे समय या लंबे उगने के मौसम के साथ भारत लगभग हर फसल उगाने में सक्षम है। बात समझ में आई दोस्तों। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है भारत में। बहुत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलवायु भी पाई जाती है और भरपूर धूप पाई जाती है। और लंबे समय तक उगने वाले कृषि भी यहाँ की जाती है, इसलिए भारत हर तरह के फसल उगाने में सक्षम है। आगे देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता वाली फसलें भारत के किसी न किसी भाग में उगाई जा सकती हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो भारतीय फसलों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है खाद्य फसलें, उसके बारे में देखें। तो प्यारे दोस्तों, ये जो खाद्य फसलें होती हैं ये देश के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करती हैं और कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के लगभग आधे हिस्से का योगदान करती हैं। बात समझे दोस्तों। ये जो खाद्य फसल होती है, ये जो देश की कुल फसलें हैं उस फसल क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से को क्या करती है, कवर करती है और कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के लगभग आधे हिस्से का योगदान करते हैं। आगे आता है प्यारे दोस्तों चावल, उसको देखें। तो यह सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कुल फसल क्षेत्र का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करती है। कौन? चावल। उसके देखें तो यह देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन होता है। चावल जो है वो देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में जो रहने वाले लोग हैं उनका मुख्य भोजन होता है, यानी उनका पसंदीदा भोजन होता है। आगे चलें। भारत में चावल की बात करें तो चावल 80 से 300 उत्तरी अक्षांश और समुद्री जल से या समुद्री तल मान लीजिए, तो भारत में चावल 80 से 300 उत्तरी अक्षांश और समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक विभिन्न परिस्थितियों में उगाया जाता है। बस में दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि चावल के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान? 24 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा की बात करें, औसत वार्षिक वर्षा, तो ये 150 सेंटीमीटर। आगे चलें। 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट रेखा वर्षा आधारित क्षेत्रों में चावल की सीमा बनाती है। आगे चलते हैं। यहाँ तक कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, ठीक है, जो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी सिंचाई के साथ चावल को उगाया जा सकता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसा किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो यह एक श्रम गहन खेती होती है चावल। इसके लिए सस्ते श्रम की बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। आगे बात करें तो चावल अच्छी तरह से पानी वाले निचले मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसे गीला या निचली भूमि चावल कहा जाता है। बात समझे दोस्तों। चावल को अच्छी तरह से हम पानी वाले निचले मैदानी क्षेत्रों में उगा सकते हैं और इसे गीला या निचली भूमि वाला चावल कहा जाता है। आगे चलें। पहाड़ी शुष्क भूमि क्षेत्रों में उगाए जाने वाले चावल को शुष्क या उच्च भूमि चावल कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि गहरी उपजाऊ चिकनी या दोमट मिट्टी चावल की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी की आवश्यकता इसे नदी घाटियों, बाढ़ के मैदानों, डेल्टा और तटीय मैदानों की प्रमुख फसल बनाती है। ठीक है, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता के कारण। आगे चलें। तो चावल एक श्रम गहन खेती है और इसके लिए सस्ते श्रम बड़ी आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ये हम देख चुके हैं। आगे चलें। तो प्रमुख चावल जो है वो उत्पादक क्षेत्रों से निचले और मध्य गंगा के मैदान, पूर्व और पश्चिमी तटीय मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी
और प्रायद्वीपीय पठार के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। कौन से? जो चावल का उत्पादन करते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, चावल उत्पादन का आधा हिस्सा 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश से आता है, जिसमें से पश्चिम बंगाल अग्रणी उत्पादक है, यानी पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उगाने में या सबसे ज़्यादा उत्पादक करने में आगे है। आगे चलें तो अन्य प्रमुख उत्पादक जैसे उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल, इन सभी में भी चावल का उत्पादन किया जाता है, पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा किया जाता है। आगे चलें प्यारे दोस्तों, अब अगला आता है गेहूं की फसलें। इसको देखें तो चावल के बाद गेहूं भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग का मुख्य खाद्यान्न माना जाता है। आगे बात करें तो गेहूं एक क्या होती है? एक रबी की फसल है जो सर्दियों की शुरुआत में बोई जाती है और गर्मियों की शुरुआत में काटी जाती है। बात समझे दोस्तों, गेहूं क्या है कि सर्दियों की शुरुआत में तो बोई जाती है और गर्मियों की शुरुआत में काट ली जाती है। आगे चलें तो गेहूं को सर्दियों में 100 से 150 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच आदर्श तापमान की आवश्यकता होती है। बुआई के समय की बात करें तो बुआई का समय तापमान कम होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे कटाई का समय नज़दीक आता है फसल के उचित पकने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई दोस्तों? जैसे जैसे क्या होता है, तापमान कम होना चाहिए, लेकिन जब कटाई का समय नज़दीक आता है तो फसल के उचित पकने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है कि तापमान उच्च होना चाहिए। आगे देखें तो यह 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपता है और 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की सीमाएँ यहाँ 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा एक गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों और दूसरी ओर चावल उगाने वाले क्षेत्रों के बीच की सीमा को क्या करती है? चिन्हित करती है, यानी पहचान। आगे बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। गेहूं विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ भुरभुरी, दोमट, चिकनी मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे बात करें तो यह खेती का एक व्यापक प्रकार है जो अत्यधिक मशीनीकृत है और इसमें तुलनात्मक रूप से कम श्रम की आवश्यकता होती है। आगे चलें तो भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन से दूसरे स्थान पर, यानी चीन पहले स्थान पर है गेहूं के उत्पादन में और भारत दूसरे स्थान पर है। आगे चलें, भारत में हरित क्रांति रणनीति की शुरुआत के बाद उत्पादन, उपज और क्षेत्र में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा 4 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, जिनमें से पंजाब पहले स्थान पर माना जाता है। प्यारे दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो निकटवर्ती पश्चिमी भाग हैं को भारत का अन्न भंडार कहलाने का गौरव प्राप्त है। अन्य प्रमुख जो गेहूं उत्पादक राज्य हैं जैसे राजस्थान, बिहार और गुजरात, यहाँ भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगली जो फसल है वो है मक्का। आइए देखते हैं। पहले दोस्तों मक्का की बात करें तो यह भारत में खाद्यान्न के साथ साथ चारे का भी एक फसल है। यह मुख्य रूप से वर्षा आधारित खरीफ फसल होती है। इसे मानसून आने से ठीक पहले बोया जाता है और मानसून जाने के बाद काट लिया जाता है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें रबी की फसलों के रूप में भी इसे उगाया जाता है। आगे चलते हैं। मक्का जो होती है दोस्तों, उसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता। आगे बात करें तो फसल 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छी तरह से उगती है, यानी जो मक्का है उसके लिए जो ज़रूरत तापमान है वो कितना होना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करें तो मक्का के लिए पाला हानिकारक होता है। यह फसल उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां साल में लगभग 4 महीना पाला नहीं पड़ता। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। उपजाऊ अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ या लाल दोमट मिट्टी जो मोटे पदार्थों से मुक्त होती है, यानी मोटे पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते और नाइट्रोजन उसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, सफल विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। बस समझ में दोस्तों? आगे चलते आगे अगर हम बात करें तो भारत में मक्का की खेती अंतर संस्कृति द्वारा की जाती है और इसे दालों, सब्जियों और तिलहनों के साथ भी उगाया जाता है। मक्का की बात करें तो यह देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल के 4% से अधिक भाग पर उगाया जाता है। 2/3 मक्का का उत्पादन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में किया जाता है। आगे प्यारे दोस्तों, 1/3 से अधिक फसल मुख्यतः HYV बीजों से उगाई जाती है। आगे क्या है? भारत राज्यों में मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक में मक्का के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल प्रत्येक में 15% है। उसके बाद महाराष्ट्र 10% के स्थान रखता है। आगे बात आती है प्यारे दोस्तों बाजरा की।
तो बाजरा की बात करें तो ये छोटी अवधि यानी 3 से 4 महीने वाली गर्म मौसम वाली घासें हैं जो उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ खाद्य फसलें सफलतापूर्वक नहीं उगाई जा सकती। बस में जहाँ फसलें सफलतापूर्वक नहीं उगाई जा सकती वहाँ बाजरा उगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो ज्वार, बाजरा, रागी, कोर्रा, कोदोन, कुटकी, सानवा, हरका, वर्गू, बाउटी और राजगिरी भारत में उगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बाजरों की किस्में। पहले दोस्तों अब ज्वार की बात कर लेते हैं। तो इसे खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में जाना जाता है। खरीफ फसल के रूप में यह 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती है, जबकि रबी फसल के रूप में अगर इसकी बात करें तो ये 16 डिग्री सेल्सियस से, बस समझ भाई, रबी फसल के रूप में यह 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाने वाली औसत मासिक तापमान क्षेत्रों में उगाई जाती है। यहाँ 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं होता। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों इसे 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है तथा यह 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर नहीं उगता है। ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार के लिए चिकनी, गहरी, रेतीली और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ज्वार का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है और उसके बाद कर्नाटक है। अब बात करते हैं बाजरे की। बाजरे की बात करें दोस्तों तो यह शुष्क और गर्म जलवायु की फसल है ये और 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसकी जो औसत तापमान माना जाता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। यह एक खरीफ फसल होती है जिसे कम हल्की रेतीली मिट्टी, काली और लाल मिट्टी और ऊपरी भूमि की बजरी मिट्टी में उगाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। यह एक वर्षा आधारित फसल होती है यानी वर्षा पर निर्भर करती है और इसकी सिंचाई बहुत कम होती है। भारत की बात करें तो भारत का 85% से अधिक बाजरा 4 राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा में आता है, जिसमें से राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों अगर हम रागी की बात करें तो यह दक्षिण भारत के शुष्क भागों में उगाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण बाजरा है जिसका मुख्य भाग भारत के उत्तरी भाग में भी उगाया जाता है। बात करें तो इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा जरूरी है। आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इसे लाल, हल्की काली और रेतीली दोमट मिट्टी के साथ साथ अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी में भी इसे उगाया जाता है। आगे बात करें तो यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, जान चुके हैं। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक और उसके बाद उत्तराखंड है बाजरे के लिए। आगे चलते हैं। आगे जो फसल है दोस्तों वो है जौ। जौ की बात करें तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह पनपता है और यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। आगे बात करें तो हल्की चिकनी और जलोढ़ मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी मानी जाती है। जौ के लिए जलोढ़ मिट्टी और हल्की चिकनी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर हम जौ की बात करें तो इसे पश्चिम हिमालय के विशाल मैदानों और घाटियों में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। राजस्थान में एक ऐसा देश है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, यानी जौ की बात करें तो राजस्थान, और देश में इसका उत्पादन लगभग 40% से अधिक होता है। आगे चलिए दोस्तों जौ की बात करें तो इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी उगाया जाता है। अब महत्वपूर्ण फसल जो है वो दालें। आगे चलें। दाल की बात करते हैं पहले दोस्तों तो यह सभी दालों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत में दालों के उत्पादन का 37%, कुल क्षेत्रफल का 28% हिस्सा इसी का है। यानी अगर फसलों की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 28% हिस्सा जो है इसी का माना जाता है और भारत में दालों के उत्पादन का 37% है। आगे बात करते हैं तो यह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के साथ हल्की ठंडी और तुलनात्मक रूप से शुष्क जलवायु पसंद करता है। कौन सी? दालें। आगे बात करें तो दालें दोमट मिट्टी अच्छी तरह से उगता है और यह रबी की फसल होती है। दालें कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है और इसको उगाने के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बस में दोस्तों आगे चलें तो इसका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में आता है। बस में दोस्तों आगे है तूर या अरहर, है ना। तूर या अरहर यानी अरहर को तूर भी कहते हैं। पर दोस्तों यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल मानी जाती है, लेकिन हल्की सर्दी वाले क्षेत्रों में इसे रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। किसको? अरहर की दाल को। है तो एक खरीफ फसल लेकिन रबी फसल के रूप में उगाया जाता है जब भी हल्की सर्दी पड़ती है। इसके लिए कमोवेश अन्य दालों और बाजरे जैसी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आगे चलें। आगे पे दोस्तों महाराष्ट्र तुअर का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद मध्य प्रदेश। अन्य तुअर उत्पादक राज्यों की बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु क्या हैं? शामिल हैं प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही दोस्तों? बहुत ही अच्छा सेशन है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है नकदी फसलें।
नकदी फसलें क्या है कि इन्हें बाजार में बिक्री के लिए उगाया जाता है या उद्योगों के कच्चे माल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। आगे बात करें तो ये देश के कुल फसल क्षेत्र का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है, लेकिन मूल्य के हिसाब से कृषि उत्पादन में इसका जो योगदान है वो 40% से भी अधिक है। आगे है दोस्तों कपास। कपास की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसलें हैं और इसे 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे बात करें तो कपास के अंतर्गत कुल चिन्हित क्षेत्र का लगभग 80% पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान से आता है। आगे बात करें प्यारे दोस्तों, शुरुआत में अधिक मात्रा में वर्षा तथा पकने के समय धूप और शुष्क मौसम अच्छी फसल के लिए उपयोगी होते हैं। आगे चलें तो यह मुख्य रूप से खरीफ की फसल होती है कपास, लेकिन तमिलनाडु में इसे रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। आगे बात करें तो यह दक्कन के पठार की गहरी काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है और सतलुज गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी में भी इसे अच्छी तरह से उगाया जा सकता है, किसको, कपास को। आगे चलें, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन के बाद दुनिया में कपास का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है भारत। आगे चलें, आगे बात करें दोस्तों तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। हालांकि इसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी उगाया जाता है। अब बात करते हैं अगली फसल जो कि जूट की है। पहले दोस्तों अगर हम लोग जूट की बात करें तो जूट की फसल जो होती है गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल होती है, यानी कि नमी वाली जलवायु की फसल होती है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान होना चाहिए और 120 से 150 डिग्री सेंटीमीटर की भारी वर्षा तथा 80 से 90% की जो नमी है उसकी आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों न केवल फसल उगाने के लिए बल्कि फसल कटने के बाद फाइबर के प्रसंस्करण के लिए भी बड़ी मात्रा में हमें पानी की आवश्यकता होती है। हल्की रेतीली या चिकनी जो दोमट मिट्टी होती है वो जूट के खेती के लिए, जीट के फसलों के लिए खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। बात समझें, जूट के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोच्च मानी जाती है। आगे चलें, जूट की खेती और प्रसंस्करण के लिए सस्ते श्रम की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। आगे चलें, भारत की बात करें प्यारे दोस्तों तो भारत में कुल जूट का 99% से अधिक उत्पादन केवल 5 राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने की बात कर लेते हैं। गन्ने की बात करें प्यारे दोस्तों तो यह बांस जो है ये परिवार से संबंधित है। गन्ना बांस परिवार से रिलेटेड है और चीनी, गुड़ और खंड सारी का मुख्य स्रोत है। यह एक लंबी अवधि की फसल होती है, इसे पकने में 10 से 15 महीने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? गन्ने की बात हो रही है तो इसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें औसत तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने को पकने और कटाई के दौरान छोटा, ठंडा, शुष्क सर्दियों का मौसम आदर्श माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर भी उगाया जा सकता है, जिसमें दोमट, चिकनी दोमट, काली कपास मिट्टी, भूरी या लाल दोमट मिट्टी, यहाँ तक कि लेटेरिटी मिट्टी पर या लेटराइट मिट्टी पे भी उगाया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, गन्ने की बात करें तो गन्ना किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है जो नमी बनाए रख सकती है, ऐसी मिट्टी में उसको उगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस से भरपूर होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। यह एक श्रम प्रधान फसल होती है गन्ना। भारत में गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत, और यह ब्राज़ील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी भारत। आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और इसके बाद आता है महाराष्ट्र। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब राज्य शामिल हैं जहाँ पर खेती की जाती है। आगे चलें, तंबाकू की बात करें प्यारे दोस्तों तो यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा होता है। 16 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान की श्रृंखला को ये सह सकता है। आगे देखें तो इसे 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे सिंचाई की सहायता से भी उगाया जा सकता है। अच्छी जल निकासी वाली जो भुरभुरी रेतीली मिट्टी होती है, जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर ना हो लेकिन खनिज लवणों से भरपूर हो, तंबाकू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चीन, ब्राज़ील के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश है। देश में लगभग 65% उत्पादन गुजरात और आंध्र प्रदेश में होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र स्थानों में होता है। गुजरात भारत में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक है। तिलहन की बात करें तो भारत में दुनिया
में तिलहन का सबसे बड़ा क्षेत्रफल उत्पादन है भारत में, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तिलहनों का जो उत्पादन होता है वो हमेशा हमारी मांग से कम रहा है। हमारी आबादी की मांग को पूरा करने के लिए तिलहनों का आयात करने की आवश्यकता हमेशा से बनी रही है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में उत्पादित तिलहन जो है वो मूंगफली, तिल, रेपसीड, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और सोयाबीन है। उसके बाद आता है मूंगफली की बात करते हैं। तो मूंगफली जो है यह एक महत्वपूर्ण चक्रीय फसल होती है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संश्लेषण करती है और मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाती है, यानी कि उपजाऊ क्षमता को क्या करती है, बढ़ाती है। अरे तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है। मूंगफली की बात हो रही है। मूंगफली जो होता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छा पनपता है। इसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान की आवश्यकता होती है और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। आगे बात करें तो 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मूंगफली की खेती की ऊपरी सीमा को चिन्हित करती है। इसे खरीफ और रबी दोनों की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। मूंगफली की बात करें तो अच्छी जल निकासी वाली हल्की जो रेतीली दोमट मिट्टी होती है, लाल, पीली, काली कपास मिट्टी, इन सब खेती के लिए अच्छी होती है। भारत में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी भारत जो है मूंगफली के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और पहले स्थान पर चीन है। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान 4 मुख्य उत्पादक हैं जो भारत के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा उसको कवर करती है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बगान फसलें की बात करें तो इन्हें बड़े बड़े बगानों में उगाया जाता है। इनमें भारी प्रारंभिक पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। बागवानी कृषि में चाय की बात करें दोस्तों तो यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल होती है, पीने वाली फसल होती है। चाय की झाड़ी एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा होता है और गर्म और नमी जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है, जहाँ की जलवायु में थोड़ी सी नमी होती है। इसके विकास के लिए आदर्श तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है और इसे 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे पूरे वर्ष में अच्छी तरह से वितरित किया जाना चाहिए। यह जल निकासी गहरी भुरभुरी दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उग जाता है। ह्यूमस लौह तत्व से भरपूर वन मिट्टी को चाय के बगानों के लिए अच्छी मिट्टी माना जाता है। चाय के लिए आमतौर पर पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है चाय को, जहाँ पानी आसानी से निकल जाता है। यह एक श्रम प्रधान भी फसल है और इसके लिए सस्ते कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। चाय से संबंधित आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है असम जो है वो चाय के सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के कुल उत्पादन के 51% और चाय की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का 52% से अधिक उत्पादन करता है। आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से अन्य महत्वपूर्ण चाय के उत्पादक राज्य हैं। आगे आता है प्यारे दोस्तों कॉफ़ी। कॉफ़ी को गर्म और नमी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे चलें तो अच्छी जल निकासी वाली भरपूर भुरभुरी दोमट मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस, लोहे, कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थ हों, कॉफ़ी की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। आगे है इसके लिए प्रचुर मात्रा में श्रम की आवश्यकता है। भारत दुनिया में कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी की 2 प्रमुख फसल मानी जाती है। कौन कौन सी? रोबस्टा और अरेबिका। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद केरल है और फिर तमिलनाडु स्थान रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, रबड़ की बात करें तो इसे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वार्षिक वर्षा चाहिए, गर्म और नमी जलवायु की आवश्यकता होती है। पहाड़ी ढलानों पर गहरी अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके विकास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। आगे बात करें दोस्तों तो भारत थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। रबड़ की बात करें तो भारत जो है रबड़ के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। पहले थाईलैंड है, दूसरा इंडोनेशिया है। फिर बात करें तो केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का, लगभग 52%। उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक स्थान है। आगे देखते हैं। पहले दोस्तों मसाले की बात करें हम, काली मिर्च, इलायची, मिर्च, हल्दी और अदरक भारत में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो भारत में मसालों के क्षेत्रफल उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। काली मिर्च की बात करें तो प्यारे दोस्तों यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा होता है जिसे 10 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 200 से 300 सेंटीमीटर की अच्छी वर्षा चाहिए। पौधा एक पेयजल के बेल जो पौधा होता है काली मिर्च का, वो एक बेल के रूप में बढ़ता है और इसके विकास के लिए अन्य वृक्षों के सहारे की आवश्यकता होती है। काली मिर्च या गहरी भुरभुरी अच्छी जल निकासी
वाली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से पनप जाती है। इंडोनेशिया के बाद भारत दुनिया में काली मिर्च का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। केरल अग्रणी उत्पादक राज्य है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु। बता पाए दोस्तों इलायची की बात करें तो इसके लिए 15 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 150 से 300 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ गर्मी और नमी वाली जलवायु इसे अच्छी तरह से वृद्धि करती है। अच्छी जल निकासी वाली जो दोमट मिट्टी होती है, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी जिसमें भरपूर मात्रा में ह्यूमस और लेड मोल्ड होता है, उपयुक्त मानी जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इलायची के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य है। आगे आता है दोस्तों सुपारी की। तो यह एक कठोर अखरोट होता है, इसका उपयोग हम पान के पत्तों के साथ चबाने के लिए करते हैं। इसके तने का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए, पत्तियों का उपयोग छप्पर बनाने में किया जाता है, दोनों तरह से किया जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष होता है और 15 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पर पनपता है। आगे चलें। भारत विश्व में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद कर्नाटक है, असम है, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु का स्थान आता है सुपारी में। अब आगे देखते हैं नारियल की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसका उपयोग हम खोपरा से तेल निकालने के लिए किया जाता है। गुड़, चीनी, ताड़ी, सिरका पेड़ से एकत्रित करने से रस्से बनाए जाते हैं। जो नारियल का जो रस होता है उसको एकत्र करके गुड़, चीनी और ताड़ी और सिरका जो होता है तैयार किया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। तो यह एक उष्णकटिबंधीय फसल होती है जो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 125 से 130 डिग्री सेल्सियस की काफ़ी अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत में फिलीपींस इंडोनेशिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसके बाद तमिलनाडु है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। आगे पे है दोस्तों बागवानी। भूमि की उत्पादकता में सुधार, रोजगार सृजन, किसानों की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। किसको? बागवानी को। प्रचुर कृषि जलवायु विविधता भारत को बागवानी फसलों की एक बड़ी किस्म उगाने में सक्षम बनाती है। बात समझ में आई दोस्तों। बागवानी कृषि जैसे काजू, आम, सेब, केला, संतरा, अंगूर भारत में उत्पादित प्रमुख फसल है। आगे प्यारे दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां जैसे आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी, सेम, बैगन, ककड़ी, मटर, लहसुन और भिंडी, ये सब बागानी फसलें हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसे लगते हैं कमेंट जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।